नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल संगम जेएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में हम लोग जो है वैदिक काल को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब वैदिक काल के बाद हम लोग का जो टॉपिक शुरू होता है महाजनपद काल, यानी कि जब देखा जाए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग देखेंगे कि इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है। ठीक, और यहाँ से मतलब कि अब आपके एग्जाम में यहाँ से नियमित अब लगातार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। पूरा इसको हम लोग लेके चलेंगे कहाँ तक, मगध साम्राज्य को उदय देखते हुए उद्भव, और उसके बाद हम इसको मौर्य तक ले जाके समाप्त करेंगे। इसमें बुद्ध भी आ जाएगा, जैना भी आ जाएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इन सबको हम लोग कवर करेंगे। और ईरानी आक्रमण देखेंगे, यूनानी आक्रमण देखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोगों को जानना है। जैसे देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में क्या परिवर्तन हुए, उसके बाद वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए, और उसके बाद इस महाजनपद काल में जो परिवर्तन कहा गया, इतिहास काल में इसका मतलब परिवर्तन का काल कहा जाता है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। शुरू में कुछ बातें हम लोगों को जानना जरूरी है। कुछ बातों में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का अगर आप लोगों का टाइम पीरियड पता है तो उसको आप लोग कमेंट करिए। तो इसको हम लोग 3 कालखंड अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या देखिए, पाषाण काल को हम लोग छोड़ते हैं। हड़प्पा हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे हैं, हड़प्पा पढ़ चुके हैं। हड़प्पा के बाद हम लोग देखते हैं वैदिक काल पढ़ चुके हैं। ठीक, अब वैदिक काल में हम लोग ऋग वैदिक देखेंगे, उत्तर वैदिक देखेंगे। उसके बाद हम लोगों का आ जाते हैं हम लोग कहाँ तक, 600 BC तक हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, तो जो 6वीं सदी ईसा पूर्व है, यहाँ से हम लोग देखेंगे जो तीसरा हम लोगों का कालखंड आएगा, इससे 600 से 400 BC के करीब हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए कि 2300 से 1750, और कहाँ से हड़प्पा कब से शुरू होता है, कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, 1750। और ये कहाँ शुरू आपका हो जाता है, 1500 से 600 BC तक के चलता है। ठीक, तो इनके बीच में देखा जाए कि जो 150 कहा जाए, 250 वर्षों का जो गैप होता है, 250, तो इसमें हम लोग देखते हैं मतलब इसको मतलब कि क्या ये संक्रमण का क्षेत्र कहा गया। यहाँ पर हम लोग परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। उसी तरह हम लोग आते हैं यहाँ पर, और इसके बीच में अगर देखा जाए लगभग 1000 से 1200 शताब्दी का इसमें वर्षों का इसमें अंतर मिलता है। तो इसमें मतलब देखेंगे कि यहाँ से और वहाँ में फिर क्या परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हम लोग शुरू करते हैं फिर। तो क्या शुरू करेंगे, 6वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक, या महाजनपद काल। तो हम लोगों का टॉपिक क्या बन जाता है, छठी सदी ईसा पूर्व, या इसी को हम लोग क्या कह लेंगे, महाजनपद काल हम लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक, तो अगर इसको देखा जाए कि इस काल में हम लोग देखेंगे, इसको द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है, उसको हम लोग अभी समझेंगे। यानी कि अगर ये देखा जाए कि ये महान परिवर्तन का इतिहासकारों द्वारा बताया गया कि ये महान परिवर्तन का काल है। ठीक, क्या है, ये परिवर्तन का काल है। ठीक, और इन परिवर्तनों को अगर देखा जाए तो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और किन किन क्षेत्रों में आते हैं। तो अगर इसका क्षेत्र हम लोग देखते हैं तो विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल के उत्तर में हम लोग देखते हैं कहाँ से, ये पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश हम लोग देखेंगे। वह क्या और क्या देखेंगे, पश्चिमी बिहार देखेंगे। ठीक, और कैसे परिवर्तन आते हैं, ये मेन क्षेत्र आता है। और एक स्थान आपको दक्षिण भारत में मिलता है, आंध्र प्रदेश में, उसको भी हम लोग उसको कवर करेंगे। लेकिन जितना भी मतलब कि परिवर्तन आया, ये मतलब कि देखेंगे कि सीधा सीधा विंध्याचल पर्वत के उत्तर में ही आपको सभी परिवर्तन देखने के मिलेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो है मतलब कि, तो इसमें राजनीतिक परिवर्तन क्या आता है, सामाजिक परिवर्तन क्या आता है, आर्थिक परिवर्तन क्या आता है, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें
तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसमें तो हम लोग देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन। ठीक, राजनीतिक परिवर्तन इसमें अब कैसे हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो यहाँ का समाज होता था या जो राजनीतिक परिवर्तन होता था इसमें अभी तक जो होता चला आया, तो कबीला से कबीलाई संरचना से समाज मतलब कि आगे बढ़ता हुआ गया, निकलता है। तो कबीला से क्या बनता है, जन बनता है, जन से फिर क्या बनता है, जनपद बनता है, और जनपद से फिर क्या आपका बन जाता है, महाजनपद बनेगा। तो ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे क्या होगा कबीला, कबीला से लोग किस में परिवर्तन हुए, जन में। ये ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे बड़ी इकाई हम लोग देखते हैं। तो फिर जन से क्या उत्तर वैदिक में देखते हैं क्या हो जाता है, जनपद हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग 6ठी सदी ईसा पूर्व में हम देखेंगे तो जनपद से क्या बन जाता है, महाजनपद। ठीक, तो इसी को महाजनपद देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखें कि वहाँ इस समय कि 16 महाजनपदों का आपको मिलेगा, 16 महाजनपद मिलेंगे। और इन 16 महाजनपदों का अगर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी 16 महाजनपद की जानकारी हम लोग देखेंगे तो 2 जगह से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, एक थे अंगुत्तर निकाय, कहाँ से मिलेगी, अंगुत्तर निकाय से मिलेगी। और दूसरा कहाँ से मिलती है आपकी, भगवती सूत्र से। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है हर एग्जाम में। इसको मतलब यहाँ से प्रश्न बनता था, यहाँ से एक प्रश्न बनता है और बहुत बार पूछा गया है। पीसीएस हो जाए, एसएससी हो गया है, रेलवे हो जाए, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक, निकाय, तो इसको देखा अंगुत्तर निकाय मतलब किस धर्म से संबंधित था, तो आपको देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। और भगवती सूत्र को अगर हम लोग देख लिया जाए तो किससे था, जैन धर्म से संबंधित था। ठीक, तो इसी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म में भी पढ़ेंगे और जैन धर्म में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक इसका राजनीतिक परिवर्तन में हम लोग देखते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखें आर्थिक क्षेत्र में कैसे विकास होता है। तो आर्थिक क्षेत्र में विकास को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे वहाँ देखते हैं कि जो व्यापार था, वाणिज्य व्यापार काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक विकास नहीं हो पाता है, लेकिन इस काल में देखेंगे वाणिज्य के विकास में, इसके व्यापार में काफ़ी विकास होता है, इसके पर्याप्त साक्ष्य मिलने लगते हैं। और वहाँ तक हम लोग देखेंगे तो धातु का प्रचलन उस टाइप से नहीं था, वस्त्र विनिमय प्रणाली था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे धातुओं के रूप में मतलब सिक्के का प्रचलन होता है, सिक्कों में हम लोग देखेंगे आहत सिक्के मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो और इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो ये 16 महाजनपद है, इसको हम लोग मैप के थ्रू किया जाएगा। और इन 16 महाजनपदों में आप लोग देख लीजिए कौन कौन से थे। 16 महाजनपदों को हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ पर 2 महाजनपद आपको मिलेंगे। कौन मिलेगा, एक कंबोज मिलेगा और गांधार। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं ये वाले जो आपको कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में। ठीक, ये पाकिस्तान में मिल जाएंगे। और इसके बाद हम लोग भारत वाले क्षेत्रों को देख लेते हैं। कुरु देख लेंगे, पांचाल देखेंगे हम लोग, और इसके बाद कौशल देखेंगे। कौशल के बाद हम लोग देखते हैं क्या, मल्ल देखेंगे। कितने हो गए, 6 हो गए। इधर हम लोग लिख लेते हैं 7वां 8वां 9वां 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, मल्ल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वज्जी देखेंगे। ठीक, अंग देखेंगे, मगध देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मत्स्य देखेंगे, ये राजस्थान में आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूरसेन देखेंगे। ठीक, सूरसेन के बाद हम लोग देख लेते हैं अवंती देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, चेदी देखेंगे, काशी देखेंगे।
वत्स आपका क्या हो जाएगा, और ये दक्षिण भारत का आपका क्या हो जाएगा, अस्मक। तो ये महाजनपद 16 महाजनपद हैं। आप लोग भी इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। याद करना बहुत में, इसको हम याद करवा देंगे मैप के थ्रू, आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने का जिम्मेदारी मेरी है। कैसे आप लोग याद करेंगे, जब मैप के थ्रू हम करवाएंगे इसको, तो 2 गंगा घाटी वाले क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सा है, मथुरा में कौन सा आपका मिलेगा, उज्जैन के साइड में कौन सा आपका मिलेगा, इन सभी को हम मैप के थ्रू जब करवाएंगे तो आप लोगों को दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये तो कंप्लीट होता है। इसका राजनीति में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, मतलब कि अब महाजनपद को हम लोग मैप के थ्रू करेंगे, जिससे आप लोगों को याद बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम लोग आर्थिक क्षेत्र देख लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे इस टाइम। आप लोग इसको अगर नोट नहीं कर पाए होंगे तो इसको पीछे करके इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा हम लोग का पॉइंट क्या आ जाता है आर्थिक क्षेत्र में, ठीक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, आर्थिक परिवर्तन देखेंगे। तो आर्थिक परिवर्तन में हम लोग 2 चीज इसमें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे वाणिज्य देखेंगे, वाणिज्य व्यापार देखेंगे, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, द्वितीय नगरीकरण। इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण, ठीक। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत, ठीक। क्यों कहेंगे अभी इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक। अब इसमें अगर वाणिज्य व्यापार में हम लोग देखेंगे, जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पर वैदिक काल में देखेंगे वाणिज्य व्यापार को उतना ज़्यादा महत्व प्रदान नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होती है, और उसके मतलब कि प्रमाण भी मिलने लगते हैं, वृद्धि के प्रमाण मिलेंगे आपको, ठीक। और जब व्यापार में वृद्धि हो रही है तो व्यापार किस माध्यम से होता था, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, मतलब कि यहाँ पर सिक्कों की जानकारी मिलेगी आपको। और ये सिक्के मतलब कि कैसे सिक्के होते थे, ये आहत सिक्के। अगर पूछा जाए सिक्के का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ, तो महाजनपद का 6ठी सदी ईसा पूर्व में होता है। कौन से सिक्के आपको प्रचलन में मिलते हैं, आहत सिक्के मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे जो ये व्यापार होता था, इनको संरक्षण कौन देता था। अभी तक व्यापार को देखेंगे संरक्षण नहीं दिया जाता था। वहाँ पर जो व्यापारियों का संघ होता था, श्रेष्ठी या संघ, इसकी यहाँ पर विस्तृत चर्चा आपको मिलेगी, श्रेष्ठी संघ की। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि मतलब कि जो व्यापारियों को राजा का संरक्षण प्राप्त था, क्या व्यापारियों को राजा का संरक्षण मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे कि व्यापारियों द्वारा भी राजा को मतलब कि हेल्प किया जाता था, सहायता की जाती थी। यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख लेंगे, व्यापारियों द्वारा राजा की सहायता। तो ये सब परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत क्यों इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो वैदिक सभ्यता थी ये तो ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित आपको मिलता है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। और इसलिए यहाँ पर भी नगरों का विकास मतलब कि व्यापार का प्रचलन और जो होने लगता है, तो इस वजह से इसको नगरीय सभ्यता, द्वितीय नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और इसको किसने कहा है, तो गार्डन चाइल्ड नाम आप लोग सुने होंगे, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखते हैं, उस बुक में क्या नाम होता है, द अर्बन रिवोल्यूशन। द अर्बन रिवोल्यूशन में कहते हैं
कि इस समय मतलब कि द्वितीय नगरी की शुरुआत आपकी हो जाती है। ये बुक आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें हम लोग देखते हैं जो कृषि हो जाता है, कृषि का विकास होता है। कृषि का विकास यानी कि द्वितीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण आपको देखा तो किस क्षेत्र में हुआ था, आप लोग कमेंट करिएगा। तो प्रथम नगरीकरण आपका किस क्षेत्र में होता है, तो ये प्रथम नगरीकरण जो होता है किस क्षेत्र में होता है, ठीक। और द्वितीय नगरीकरण मतलब कि वो उस क्षेत्र से शिफ्ट होकर कहाँ पर आती है, तो गंगा घाटी में आती है। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हम लोग देखा जाए तो कहाँ पर जाती है, ये गंगा घाटी में हम लोग देखेंगे। और प्रथम नगरीकरण की शुरुआत अगर आपको याद लोग आ रहा है तो सिंधु घाटी में आपकी होती है, ठीक। सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के बीच में प्रथम नगरीकरण यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। तो इस समय हम लोग देखेंगे कि यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पर आ जाता है, द्वितीय नगरीकरण अब किस क्षेत्र में होने लगता है, गंगा घाटी में होने लगता है। अब किस लिए होने लगता है इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक तो मतलब कि औजारों का प्रयोग होता है, लोहे का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होने लगता है। और यहाँ पर देखेंगे वर्षा की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। नदी घाटियों के माध्यम से यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का विकास होता है, जिससे हम लोग फसलों का यानी कि कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिख लेते हैं हम लोग, बेहतर वर्षा व नदी घाटी से उपजाऊ भूमि का विकास यहाँ पर होगा, ठीक। उपजाऊ भूमि का विकास होगा। इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मतलब कि यहाँ पर कृषि को बढ़ावा मिलेगा। जुताई का मतलब कि औजारों का जो लोहे का प्रयोग होता है उससे जुताई, लोहे का सर्वाधिक प्रयोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक। आइए इधर हम लोग करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इधर हम लोग बढ़ते हैं। अब लोहे का जो हम लोग देखेंगे जब सर्वाधिक प्रयोग होता है तो उससे क्या क्या आपको फायदा मिलेंगे यहाँ पर, तो लोहे के विकास से क्या देखेंगे, लोहे के उपकरणों का व औजारों का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलेगा। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग देखेंगे, एक तो देखेंगे जो जंगल यहाँ पर मिलेंगे, जंगलों की सफाई करने में, जंगलों की सफाई, इससे क्या हो जाएगा, लोहे के विकास से, औजारों के विकास से जंगलों की सफाई करने में आसानी हो जाएगी। और इन जंगलों की सफाई करके कृषि योग्य भूमि को लोग बनाते थे। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर जब जंगलों की सफाई आराम से हो गई तो फिर जो यहाँ पर हल मिलेंगे, हल जो मतलब कि लोहे के फाल से गहरी खुदाई की जाएगी। और गहरी खुदाई करने से मतलब कि जो इसको उपजाऊ रूप में परिवर्तित किया जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, ठीक। कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक। और यहाँ पर सबसे मुख्य जो आ जाता है कृषि अधिशेष आ जाता है, ठीक। कृषि अधिशेष, ठीक। यानी कि जब उत्पादन ज़्यादा होगा, आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन जब होगा तो आपका कृषि अधिशेष बढ़ेगा। इसका प्रयोग हम लोग देखें ब्राह्मणों को जो किया जाएगा उसमें प्रयोग किया जाएगा, दान दक्षिणा में किया जाएगा इनका, और मतलब कि लोगों की सहायता करने में इस जो कृषि अधिशेष का यानी व्यापार को बढ़ावा देने में भी इन सब का प्रयोग आपका होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका जो आर्थिक अथवा धार्मिक परिवर्तन हम लोग देखेंगे। तो धार्मिक परिवर्तन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो धार्मिक परिवर्तन में अब यहाँ पर देखेंगे विरोधाभास उत्पन्न होगा, ठीक। अब विरोधाभास किस लिए होगा, अभी तक हम लोग देखते थे जहाँ पर कर्मकांड होते थे, ठीक। और क्या होता था हम लोग देखेंगे, यज्ञ होते थे, पशु बलि थी, इन सब का यहाँ पर विरोध किया जाता है, ठीक। और यहाँ पर इन सब में जो बुद्ध और जैन धर्म की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है।
तो इसका हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक या धार्मिक परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन, ठीक। तो इसमें सीधा सीधा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यानी कि वैदिक मतलब कि ग्रंथों का यहाँ पर मतलब विरोध प्रारंभ हो जाता है। क्या देखेंगे, वैदिक ग्रंथों का विरोध यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके क्या देखेंगे, यज्ञ का विरोध हम लोग देखेंगे। और यज्ञ में जो बलि दी जाती थी, यानी कि पशु बलि का भी हम लोग विरोध देखेंगे। यानी कि इससे जो पशु बलि से जो धन की हानि होती थी, इन सबको यहाँ पर रोका जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो मनुस्मृति आती है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे चल के। और इसमें जो सामाजिक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे तो वही सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है, ठीक। सामाजिक में अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन में देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये जो वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर क्या होता है, विरोध होने लगता है। क्या देखेंगे, वर्ण व्यवस्था का विरोध होगा, जो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में आके काफ़ी मजबूत हो जाती है, यानी कि वंश के आधार पर, रक्त के आधार पर बनने लगता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कुछ जाति व्यवस्था का प्रचलन आ जाता है, ठीक। जाति व्यवस्था का प्रचलन, लोग अब अपने जाति के नाम से पहचाने जाने लगे। और इसमें हम लोग देखेंगे महिलाओं में हम लोग देखेंगे महिलाओं की स्थिति में गिरावट, ठीक। तो ये जो कालखंड है, यानी कि 600 BC से लेके कहाँ हम लोग देखेंगे, 600 BC से लेके 400 BC देखेंगे, बहुत परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से प्रश्न बनता है, आपको फंसाने वाला प्रश्न बनेगा, यानी कि 16 महाजनपद पूछ लेगा, उसकी राजधानी पूछ लेगी, उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, उसको पूछ के आप लोगों को फंसाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर। लेकिन जब इसको आप लोग एक बार, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं और कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। तो उसमें देखेंगे संघ का कैसे विकास होता है, यानी गणराज्य का कैसे बनते हैं, कौन कौन से गणराज्य थे, इनकी महाजनपदों की राजधानी क्या थी, क्षेत्र कौन सा, किस नदी के किनारे थी। यानी कि सीधा देखा जाए जो गंगा नदी घाटी, गंगा यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र है, ये पूरी मतलब कि महाजनपद काल उसी के क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। एक गोदावरी नदी के तट पर हम लोग देखते हैं अस्मक, जो आंध्र प्रदेश में, उसको एक दक्षिण भारत का एक बार बार पूछता कि दक्षिण भारत में वो कौन सा मतलब कि महाजनपद था, तो अस्मक था। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए, तो इस चैप्टर इसको हम लोग महाजनपद खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग मगध का उत्कर्ष देखेंगे, उसमें ईरानी आक्रमण देखेंगे, यूनानी आक्रमण देखेंगे, फिर हर्यक वंश देखेंगे, शिशुनाग वंश देखेंगे। इन सब चीज़ों को करते हुए हम लोग इसको मौर्य तक लेके चलेंगे, बुद्ध और जैना के साथ, ठीक। तो ये तो आपका मतलब कि सामान्य परिचय था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मैप के थ्रू मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मैप के थ्रू 16 महाजनपदों को पढ़ा दूँ, उनकी राजधानी बता दूँ और उनको मतलब कि क्या विशेषताएं बता दें, जिससे आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। और मैप के थ्रू आप लोग करेंगे तो आपको याद करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे मैप पर, तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको सही लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं और उत्साह के साथ आप लोगों के साथ निरंतर बना रहूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।